नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं जीएस यूपी स्पेशल कंप्यूटर और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों का हल, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हमारा है हिंदी से। तो शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगड़ू या खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फिलहाल खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही अनुक्रम है। बात करें कि पश्चिमी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, तो ब्रजभाषा हरियाणवी एवं कन्नौजी है। और पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें और हम बता दें कि पूर्वी हिंदी जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल डी है। अगला प्रश्न है हमारा, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय भाषा। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो यह उपभाषा हो जाती है। ठीक, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार पूछा है, इसमें अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें जो है उपमा अलंकार होगा। ठीक, जब दो या वस्तु में समान धर्म के प्रतिपादन होता है, उपमा की जाती है ना। देखो, सागर सा से जब संबंधित कोई वर्ड आ जाए ऐसे, तो वहाँ पे समझो तुलना हो रही, तो तुलना में उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न हमारा है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है यमक और चौथा है श्लेष अलंकार। तो जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे काव्य पंक्ति में यमक अलंकार का भेद है। ठीक, प्रस्तुत पंक्ति पाप विनाशगी माँ गंगा के बारे में कहा गया है कि तुमने जितने लोगों को तारे कल्याण किया है उतने आकाश में तारे नहीं हैं। स्पष्ट है कि यहाँ एक तारे का अर्थ कल्याण करना तथा दूसरे तारे का अर्थ तारों की संख्या। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें मिलान करना है। विदेश गमन और गिरधर, देश विदेश, अव्ययभाव, ये सब चीज़ दिया है। तो यथाशक्ति आपको पता होगा, यथाशक्ति में क्या अव्ययभाव होता है, देश और विदेश इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक, गिरधर कहते हैं ये बहुब्रीहि का, और विदेश गमन तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर अब बता दें, इसमें अनुक्रम क्या बनता है, 2 1 4 3, यानी कि 21 43। 2 1 4 3 इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, इसमें योजक चिन्ह युक्त परिवार, विद्यालय, खेल मैदान। तो योजक चिन्ह किसमें युक्त हुआ? ये देखो, माता और पिता जब होता है यहाँ पे योजक चिन्ह होता है। ये द्वंद्व समास का उदाहरण भी होता है। अगला प्रश्न मानना है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछा है। ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद या ऋ प्लस वेद। तो ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद होता है ये व्यंजन संधि का उदाहरण, और इसका ऋग प्लस वेद होता है। इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश, अनुस्मरण, ये अधिसूचना या परिपत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल वो होगा परिपत्र होता है। ठीक, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा देता है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 9, माँ का लड़का कहाँ गया। उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, ये संबंध कारक या वाक्यांश है। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल ये संबंध कारक को दर्शाता है। ठीक, माँ का लड़का कहाँ गया, इस वाक्य में उद्देश्य माँ का लड़का है। ठीक, इस उद्देश्य का विस्तार भेद संबंध कारक से है। अगला प्रश्न हमारा, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मद भविष्यत, हेतु संभाव्य भविष्यत या संदिग्ध भूतकाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा हेतु हेतु मद भूतकाल से संबंधित है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी तो उसे हेतु हेतु मद
भूतकाल कहते हैं ना। अगला प्रश्न हमारा है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल या सामान्य भूतकाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु किसी समाप्ति का पता न हो, अपूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैं घर जाऊंगा जो है ये फिलहाल मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य इसी तरह का वाक्य है। गौड़ वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्यतः उपवाक्य पर विस्तृत होता है। इसमें सामान्यतः की, जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो ये शब्द इसके रूप में बीच में देखने को मिलते थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, नाम धातु द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक या कृदंत। तो इसका जो सही जवाब है फिर द्विकर्मक क्रिया है। ठीक, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में 2 कर्म है, गाय को और चारा, अतः इस वाक्य में द्विकर्मक है। ठीक, गाय और चारा। ठीक, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा? मृदुला गर्ग है, नासिरा शर्मा है, सुधा अरोड़ा या सूर्यबाला। तो ठीकरे की मंगनी जो है नासिरा शर्मा की रचना है। ठीक, इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो 7 नदियाँ एक समंदर है, सालमली है, जिंदा मुहावरे, कुछ योजना इत्यादि है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, लड़का, इधर, परंतु। तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के विकृत हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया से संबंधित शब्द। दिए गए विकल्पों में लड़का जो है विकारी शब्द है, जबकि आज, इधर, परंतु अविकारी होते हैं। ठीक, तो लड़का का रूप बदल सकता है, लड़का का लड़के हो सकते हैं, लेकिन आज का आज नहीं होगा, इधर का इधर ही नहीं होगा, परंतु का परंतु नहीं होगा ना। लड़के में परिवर्तन होगा संज्ञा में, लेकिन ये जो है अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें लिंग, कारण, विशेषण का, वाचक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल प्रवेश का नवेश नहीं होता है। प्रवेश शब्द का विलोम निकास होगा, नवेशा नहीं होगा। अगला और सब सही है इसमें ऑप्शन। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध पूछा, मतलब गलत कौन सा है? आकार पुष्कर, आकाश पुष्कर, और कमल तामरस, यमुना जाह्नवी, और कामदेव मनोभव। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल यमुना जाह्नवी। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है फिलहाल, अशुद्ध तो इसमें उपयुक्त भाववाच्य है। हाँ, यमुना का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं है, बल्कि गंगा का पर्यायवाची है। ठीक, शेष युग्म सही है, यमुना का जाह्नवी नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है, उससे बैठा नहीं जाता। ठीक, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो ये भाववाचक है, डायरेक्ट मार दो भाववाचक। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चपला और चपल का समरूपी भिन्नार्थ क्या है? चपला, चपल। तो चपला माने क्या होता है? बिजली होता है, और चपल माने क्या होता है? बिजली, बिजली, बिजली और तेज। ठीक, इसका राइट आंसर फिलहाल यही होगा, 19 का ये ऑप्शन है, बिजली तेज। कुछ अन्य शब्द जो दिए हैं, अंगना, जैसे अंगना और अंगना के आंगन स्त्री होता है, और अवलंब जो होता है अविलंब के सहारा, शीघ्र इत्यादि होते हैं इस तरह। अगला प्रश्न हमारा है, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद होते हैं? अव्यय के, उपसर्ग के, प्रत्यय, सर्वनाम के। तो ये सब तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ये तो प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर फिलहाल सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर, प्रताप सिंह का घोड़ा काला। एक मिनट इसमें, हाँ रुको एक मिनट, कहाँ गया? प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है सार्वनामिक, क्रमबोध, विधेय विशेषण या विशेषण। तो प्रताप का घोड़ा काला, इस वाक्य में काला शब्द जो है विधेय विशेषण है। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही है। वस्तुतः जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में काला शब्द घोड़ा विशेष के बाद आया है ना।
इसमें से पूछा है कंठ तालव्य कौन सा है, ई बड़ा और या ई। तो अकु विसर्जनीयनम कंठ इचूषणम तालु ऋतुषण ए दैतो कंठ तालु, ये है ए दैतो कंठ तालु। ठीक, इसका राइट आंसर होगा फिलहाल डी ऑप्शन। ए और ए कंठताल से संबंधित है। इचूषणम तालु से हम और उदय तो कंठोष्ठ होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म नहीं मतलब छोटा है वर्ड इसमें। अगला नंबर तो सा है, सा तीनों सा फिलहाल ऊष्म होते पर गा नहीं होता। ठीक, का खा गा घा ये होता ना, मतलब दूसरा और चौथा ऊष्म होते हैं, तो गा नहीं इसमें फिलहाल। महाप्राण अल्प प्राण होता ना, तो अल्प प्राण में आएगा ये। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द वरक वृक या वर्ग। तो दिए गए शब्द में वर्ग वक्त वृक वर्ग और वर्ग हिंदी शब्दकोश के आधार पर वर्णों का जो क्रम है 6 वर्णों को का के बाद रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा सी ऑप्शन वर्ग। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आश्चर्यचकित होना, एक मिनट, आश्चर्यचकित होना, घृणा करना, अत्याचार करना या दया न रह जाना। तो इसका जो राइट आंसर खून सफ़ेद हो जाने का अर्थ होता है दया न रह जाना, डी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा गद्यांश है, इससे से 4-5 प्रश्न आते हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे गद्यांश दिया हुआ है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। मनुष्यता को प्रकार भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, अब वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो इनसे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, सपने, विचार, बुद्धि या अवसर। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा, साहसी मनुष्य किसके समान है, भैंस, भेड़, जानवर। तो साहसी मनुष्य जो है शेर के समान होता है। ठीक, सिंह माने शेर, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है 27 के बाद 28 नंबर, इधर देखते हैं। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति को से किसको प्रकाश मिलता है, दुनिया को, समाज को, मनुष्यता या आम आदमी को। तो दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति को मनुष्यता को प्रकाश मिलता है, इसका राइट आंसर फिलहाल सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है, विवेकशील जीवन, कमजोरी जीवन, स्वावलंबनपूर्ण या हिम्मत की। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल हिम्मत और साहस को बताया है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य, व्यवहार कुशल। तो आदर्शवादी जो होता है व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जबकि व्यवहारशील, व्यवहार कुशल, व्यवहार में लाने योग्य ये सब व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची है। अब आते हैं जीएस के प्रश्न जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। 1 मिनट, 46 नंबर पे जीएस होगा। 1 मिनट, ये देखो, इसको देखते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया, 1294, 1417, 1213, 1398। तो तैमूर जो है फिलहाल ये तुलु राजवंश की स्थापना हुई थी, नहीं, मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर जो है 1398 में तुगलक के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर फिलहाल डी होगा। और तुलु राजवंश की स्थापना किसने की, तो तुलु राजवंश की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1504 में और नरसिंह तुलु द्वारा की गई थी। ठीक,
ये इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नरसिंह तुलू ने 1509 में विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 शासन किया। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा था। ठीक, और इसी के समय जो अमृतमाल्याद है जो तेलुगु भाषा में रचना हुई थी, ग्रंथ है। ठीक, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली भी बताया है। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर। देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। 1333 इब्न बतूता भारत पहुंचे। 1504 गुरु नानक देव को जन्म। 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। 1497 वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। तो गुरु नानक का जो जन्म है फिलहाल ये हुआ था 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में। ठीक, 1469 में हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान में वह पंजाब के खत्ती परिवार से संबंधित थे। वे सिखों के पहले गुरु थे। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं, बट ये गलत है। अगला प्रश्न आ रहा है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से साझा करते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो नेपाल से जुड़ने वाले जो राज्य हैं फिलहाल 5 हैं। ठीक, अब इसमें हम बता दें कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड, और उसके बाद यूपी अपना लगता है ना, बिहार है, फिर बिहार के बाद सिक्किम लगेगा, और सिक्किम के बाद एक और राज्य लगता है पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुड़नकुलम जो परियोजना है फिलहाल वो तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 13,400 किलोमीटर, 11,498 किलोमीटर या 15,106 किलोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 15,106.7 किलोमीटर है। अतः निकट उत्तर यही है, इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा है फिलहाल, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर फॉरेन एक्सपर्ट मार्क एजेंसी, फाइनेंस एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। तो फेमा का जो पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। इसका राइट आंसर होता है सी ऑप्शन, इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? किसान विकास पत्र, किसान विद्याधन, सुकन्या योजना, पीपीएफ? तो 2014 में किसान विकास पत्र जो है, किसान विकास पत्र जो योजना है इसको पुनः शुरू कर दिया है। यह निश्चित दर वाली एक बचत योजना है जिसमें निवेश को तय समय अवधि के बाद 2 गुना किया जाता है। किसान विकास पत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ भारत के डाकघरों से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या गृह मंत्रालय? तो अमृत योजना जो है इसका शुभारंभ की बात करें तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, मोदी जी ने किया है। और इस योजना का ध्येय शहरी भारत का कायाकल्प करना है। यह भारत सरकार के आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा क्रियारत है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बना सकती है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकती है। यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है। अगला है, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। और लास्ट में है डी, आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो धन विधेयक के संबंध में संविधान के राज्यसभा में लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। धन विधेयक पहले लोकसभा में होता है, उसके बाद राज्यसभा में होता है, तो पता ही होगा। फिलहाल इसका राइट आंसर जो होगा फिलहाल ये होगा सी ऑप्शन, गैर धन संशोधन विचार पर अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक संशोधन सुझाव देता है। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हमारा है, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तथा उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो 1996 में अटल बिहारी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। यह सरकार लगभग 2 हफ्ते 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक चली। तब इसका राइट आंसर फिलहाल होगा बी, ये 17 दिन के लिए सरकार इनकी बनी थी। ठीक, सबसे कम समय के लिए पीएम यही बने थे। और इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है, सबसे 1 मिनट 69 नहीं
56 के बाद 57 इधर देखते हैं। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम या मोरारजी देसाई। तो भारत के पहले गृह मंत्री की बात करें तो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख कार्यकर्ता यही थे। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक ने अपेक्षिता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी दी है? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या नील्स बोर या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर फिलहाल डी होगा, E बराबर mc² इन्होंने ही दिया था, ठीक। ये अगला प्रश्न हमारा है 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल या रोहिणी। तो 1975 में जो पहला अंतरिक्ष यान गया था भारत का, वो गया था आर्यभट्ट के नाम से। इसका राइट आंसर होगा फिलहाल बी। और 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण किया गया था कॉस्मॉस 3M, ये रूस से, रूस की एजेंसी है कॉस्मॉस, ठीक। कॉस्मॉस रास जो है रूस की एजेंसी है, वहीं से इसको प्रेषित किया गया था। कॉस्मॉस रास ना, ये है आर्यभट्ट को वहीं से प्रेषित किया गया था रूस की सहायता से। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो अंटार्कटिका में भारत के फिलहाल 3 अनुसंधान थे, लेकिन इसमें जो पहला था दक्षिण गंगोत्री जो बना था वो 1983 में बना था। और मैत्री जो है 1988 में बना था। इसके बाद जो भारती था वो बना था 2012 में। तो जो पहला बना था दक्षिण गंगोत्री खत्म हो चुका है, अब बंद हो चुका है। यह अनुसंधान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की देखरेख में संचालित है, जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और एस.जे. कासिम अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। राजस्थान के किस जिले में लिथियम संसाधन की खोज हुई थी? तो राजस्थान का नागौर जिला में डेगाना की खान है, तो वहीं पे लिथियम संसाधन की खोज हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अभी मिला है 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन। तो भारत का स्थान लिथियम की खोज में दूसरा हो गया। पहले ये विदेशों से लिथियम मंगाता तो बैटरी बनाने में काम आता था। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है नागौर होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है अप्रैल 2023 में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया? तो भारत की संसद ने ये मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल किया है। इसका सी ऑप्शन होगा। ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश राज्य ने अधिनियम 1995 के तहत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया है। अगला प्रश्न हमारा भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार पूछा है। राम सुतार, ये तो नहीं फिलहाल, ये तो राम सुतार सरदार वल्लभ भाई पटेल वो मूर्ति बनाए। बालकृष्ण, विठलनाथ जोशी, बिमल पटेल या अरुण नायर। तो भारत की संसद का नया प्रभारी वास्तुकार बिमल पटेल हैं, जो गुजरात के रहने वाले, ठीक। संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा कराया गया है। अगला प्रश्न हमारा है भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या हरियाणा। तो भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना जो है केरल में की जा रही है। यह डिजिटल साइंस पार्क तिरुवनंतपुरम में बनाया जाएगा। मई 2023 में प्रधानमंत्री ने इस पार्क की आधारशिला रखी थी 2023 में, ठीक। और केरल पहला ऐसा राज्य जो जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है अगस्त 2023 में संपन्न फिडे शतरंज विश्व कप शतरंज फिडे जो संस्था वो शतरंज करवाती है, 2023 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी उप विजेता रहा? अर्जुन एरिगैसी, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, मुकेश और विदित गुजराती। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 24 अगस्त 2023 को बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ था। 2023 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू, प्रज्ञानंद उप विजेता रहे, ठीक। तो रमेश बाबू, प्रज्ञानंद उप विजेता रहे। और इस शतरंज में कप का जो खिताब जीता तो मैग्नस कार्लसन जीते थे, नॉर्वे के रहने वाले, ठीक। और अभी हाल ही में डी गुकेश सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं, ठीक, 17 साल में। अगला प्रश्न हमारा है और इनके गुरु डी गुकेश के वो हैं क्या बोलते हैं, अरे आनंद जी हैं इनके गुरु, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? क्वांटम बिट, क्यूबिट, क्वांटम यांत्रिकी या बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है क्वांटम कंप्यूटर जो है क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होते हैं, राइट आंसर सी होगा। और ये कंप्यूटर गणना करने के लिए कंप्यूटर चिपों के स्थान पर परमाणुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक।
कंप्यूटर का आविष्कार पूछा तो सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का आविष्कार है। जे केल्वी, ये वो सिलिकॉन की जो बनती है ना चिप, इसके आविष्कारक है ये केल्वी। और अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और या हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल गणनाएं करने के लिए होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथ होता है, मैथ में गणना होती है, तो गणनाओं के लिए अर्थमेटिक होगा ना, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन या माउस। तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसों में माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है ना। और स्क्रीन डिस्प्ले जो भी है ये भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। जैसे मोबाइल में हम लोग टच करते हैं ना कुछ मैटर, तो वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स की न्यूनतम संख्या है जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है? पिक्सल, रेस्पॉन्स रेट, रेजोल्यूशन या स्क्रीन साइज। तो रेजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा फिलहाल सी, जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है, जो बढ़ाना ना, स्क्रीन बढ़ाना जूम करना, ये चीज़। कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को क्या कहते हैं? हार्ड स्वाइपिंग, प्लग एंड प्ले, वे स्वैप या यूएसबी स्वैपिंग। तो कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बंद करने को प्लग इन प्ले कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। तो कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसे निम्न स्तरीय भाषा लो और उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल। अगला प्रश्न है हमारा, बाइनरी नंबर 1 से 1 की वैल्यू क्या है? 3 है, 5 है, 6 है या 101 है? तो बाइनरी नंबर 1 से 1 की वैल्यू हम बता दें आपको कैसे निकालते हैं। इसको करेंगे, देखो 101 की यहाँ 2 लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 1 गुणे 2 की घात 2 प्लस 0 गुणे 2 की घात 1 और प्लस 1 गुणे 2 की घात 0। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, 2 दूनी 4, ये 4 हुआ, 4 हुआ ना, और उसके बाद प्लस 0 और प्लस 1, तो 4 1 5 होगा ना। फिलहाल इसका राइट आंसर जो है ये फिलहाल 5 होगा, आंसर इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समवर्त लूप बनाते हैं? ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो एक रिंग नेटवर्क है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी है तो जिसमें नोडल या टर्मिनल एक समय में केवल 2 अन्य टर्मिनलों में जुड़े रहते हैं, जिसे समवर्त लूप कहते हैं। और इसमें आसन्न नोड सीधे जुड़े होते हैं, जबकि एक दूसरा नोड अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। तो इसका फिलहाल राइट आंसर जो होगा वो होगा 74 नंबर में आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, रिंग टोपोलॉजी होता है इसका। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA का अर्थ क्या होता है? इंड यूज लाइसेंस अरेंजमेंट, इन्वायरमेंटल यूज लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल वो होगा कंप्यूटर एंड एलयू का वास्तविक रूप इंडिविजुअल लाइसेंस एग्रीमेंट, इंडिविजुअल लाइसेंस एग्रीमेंट, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया है? सोलारिस, माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप या मोजिला। तो मोजिला जो है फायरफॉक्स वाला ब्राउज़र लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, यदि इंटरनेट में ईमेल का पता bluestar@mars.org है तो यहाँ mars.org क्या है? सदस्य के नाम, सर्वर को, डोमेन के नाम या रेंज का नाम। तो mars.org जो होता है @ के बाद आने वाले शब्द उस पते के डोमेन के नाम होते हैं। ठीक, @ के बाद जो नाम आता है डोमेन नेम होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में खाली स्थान व्यू प्रस्तुत की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। रीडिंग, साधारण, रेखांकित या स्लाइड और श्रेणीबद्ध करने वाला।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक भाग होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल होगा स्लाइस श्रेणी का होगा, डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड MS वर्ड में सेव एज का विकल्प खोलता है? F10, F8 या F12 या F9? तो F12 का प्रयोग किया जाता है फिलहाल सेव एज के लिए। और F8 जो है विस्तृत चयन मोड में दस्तावेज में किसी स्थान पर क्लिक करने से वर्तमान चयन उस स्थान तक विस्तृत हो जाता है। F9 जो है वर्तमान समय में चयनित सभी फील्ड कोड को अपडेट करता है। और F10 जो है रिबन शॉर्टकट के प्रदर्शन को टॉगल करता है, जिससे अन्यथा की के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ गया इसका प्रश्न, ये इधर प्रश्न है हमारा 80 नंबर। वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। चार्ट और डायग्राम, रो और कॉलम, टेबल और बॉक्स, ग्राफ। तो एक्सेल वर्कशीट में डेटा रो को कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो एक्सेल में, ठीक, वर्कशीट में डेटा रो को कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है ना, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी या 24 जनवरी? तो यूपी दिवस जो है फिलहाल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से चालू हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है उद्योग बंधु जो है औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थापित की गई है। ठीक, और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है। इसी संगठन के माध्यम से एकल मेज व्यवस्था के तहत औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर फिलहाल बी होगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे कितने शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित है? 10, 12, 15 या 18? तो स्मार्ट सिटी के रूप में फिलहाल हम बता दें आपको, इनकी सूची है जैसे 1 नंबर पर मुरादाबाद, 2 है अलीगढ़, सहारनपुर 3 नंबर, 4 नंबर बरेली, 5 झांसी, 6 कानपुर, 7 प्रयागराज, 8 लखनऊ, 9 वाराणसी और 10 आगरा। तो टोटल यहाँ पे 10 हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मिलान करना है इसमें, सोनभद्र, प्रयागराज, ठीक, ललितपुर, मिर्ज़ापुर। तो जो सोनभद्र है फिलहाल, सोनभद्र तो चूना पत्थर के लिए, और प्रयागराज जो है नदी के किनारे है, तो क्या होगा यहाँ पे, सीसा बालू, यही होगा, बालू निकाती गंगा नदी। ललितपुर है नॉन प्लास्टिक, और मिर्ज़ापुर तांबा। तो ललितपुर का जो संबंध है फिलहाल वो तांबा से, और मिर्ज़ापुर का नॉन प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 2, 1, 3 यानी 42, 13 इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है क्या? मक्का, धान, गन्ना या गेहूँ? तो वाणिज्यिक फसल के रूप में गन्ना का प्रयोग होता है। गन्ना बेचा जाता तुरंत। इसमें सम्मिलित नहीं है। गंगा वाराणसी, गंगा किनारे वाराणसी, गोमती किनारे सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो गोरखपुर तो फिलहाल कोसी नदी किनारे नहीं है, ये राप्ती नदी के किनारे है। ठीक, इसका राइट आंसर फिलहाल होगा सी। अगला प्रश्न फिर है सम्मिलित करना। लखनऊ, बाबतपुर, वाराणसी, ये हवाई अड्डे के नाम है। तो लखनऊ, अमावसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। कानपुर में पड़ेगा चकेरी, कानपुर कहाँ गई ये चकेरी, ये कानपुर पड़ेगा। और वाराणसी का जो बता दें, वाराणसी में पड़ता है बाबतपुर ये है। और उसके बाद कानपुर का चकेरिया, आगरा का खेरिया होगा। यहाँ आगरा है या आगरा खेरिया। तो पहला इसका आंसर क्या है, 3, 1, 4, 2 यानी 31, 42। 31, 42 कहाँ गया, 31, 42 है लास्ट में, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा, मेरठ में, इलाहाबाद, कानपुर में, गोरखपुर, जौनपुर या लखनऊ, सहारनपुर में? तो ढोला आगरा में मेरठ क्षेत्र का है ये फिलहाल। इसका राइट आंसर होगा ए। इस लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला एवं मारू के चैत का वर्णन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष
प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। यह हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ? फतेहपुर सीकरी, कलियार सहारनपुर, देवा शरीफ बाराबंकी और गढ़मुक्तेपुर गाजियाबाद। फिलहाल ये देवा शरीफ बाराबंकी में है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अंतिम नवाब थे लखनऊ के, ठीक। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल कहाँ होता है? आगरा में, अलीगढ़, इटावा या बाराबंकी? फिलहाल सुलह कुल जो होता है आगरा में होता है। अगला है काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र, बाबू शिव प्रसाद गुप्त या महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 1921 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव प्रसाद गुप्त द्वारा की गई थी। स्थापना की बात करें तो 1921 में हुई थी, ठीक। और 5 सितंबर 1920 को आज नाम से दैनिक समाचार पत्र भी निकाला है इन्होंने, दैनिक समाचार पत्र। गुलाबी गैंग आंदोलन के संपादक जया तिवारी, संपत पाल, वंदना शिवा या कमला भसीन? तो गुलाबी गैंग के जो संस्थापक थे संपत पाल थे, ठीक। गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्रवाई रोकने हेतु प्रतिक्रिया देना है। गुलाबी गैंग फिल्म भी बनी है माधुरी दीक्षित की, ठीक है, जिसमें लाल साड़ी पहन के महिलाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की गई? मथुरा, ललितपुर, झांसी या अयोध्या? तो मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। यह फार्मा पार्क बुंदेलखंड में स्थित है, ललितपुर जिले में जाएगा। ऑप्शन इसका भी है। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2023 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में समर्थ अभियान की शुरुआत की? प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इस अभियान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हमारा है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश दुग्ध योजना, गोपाल दुग्ध योजना, नंद बाबा दुग्ध योजना, कान्हा दुग्ध योजना? तो 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर दुग्ध की सुविधा प्रदान की गई नंद बाबा योजना के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो यही योजना चलाई गई थी, ठीक। अगला प्रश्न में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण कितना किए जाने का लक्ष्य है? 12%, 15%, 16 या 18%? तो उत्तर प्रदेश में 2030 तक वनावरण वृक्षावरण 15% करने की लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण या वृक्षावरण 9.2% है यूपी में, ठीक। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिए कि कितना है, तो 9.2%। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें क्या है, मिलान करना है, तो एक मिनट देख लेते हैं। देखो पहले आपको जो आता है उसको करो डायरेक्टली। कांच और चूड़ियों का मिलान, फिरोजपुर, ताला अलीगढ़ का, और हथकरघा जो है गोटे का कार्य कौन करता है? तो गोटे का कार्य फिलहाल होता है वाराणसी, लखनऊ में, विद्युत का टांडा अम्बेडकर नगर। तो 114 और नहीं, ताला अलीगढ़ 13 और 42, 1342 लास्ट का इसका डी ऑप्शन होगा ना। अगला प्रश्न हमारा फिर सम्मिलित करना है, किसान भाई किसान मित्र योजना, स्कूल चलो और ऑपरेशन ग्रीन। तो किसान भाई योजना जो है 1992 में हुई थी। किसान मित्र योजना की बात करें तो किसान मित्र योजना 2001 में हुई थी। इसका राइट आंसर यही। स्कूल चलो अभियान जो है ये हुआ था 2000 में, और ऑपरेशन ग्रीन का संबंध, एक मिनट, किसान भाई योजना, किसान भाई योजना है 1992। और किसान मित्र योजना जो है ये हुई थी जुलाई में नहीं है, 2001 के जून में हुई थी। और स्कूल चलो 2000 और ऑपरेशन ग्रीन का जो संबंध है ये जुलाई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2, यानी कि 34 12 इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई? जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, कावेरी परियोजना ग्रामीण जल आपूर्ति, या राज्य जल आपूर्ति विभाग और जल शक्ति मंत्रालय?
तो इसका जो शुरुआत हुआ है फ़िलहाल, ये हुआ है स्वतंत्र देव सिंह ने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एक नल एक मिनट वन टेप वन ट्री योजना की शुरुआत की। यह योजना संयुक्त रूप से नमामि गंगे के तहत की जाती है। ठीक, राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों 108 दीपक को रखती है? फिलहाल ये चारुकला से संबंधित है। ठीक, ये ब्रज से क्षेत्र में होता है और इसका राइट आंसर फिलहाल ये होगा। तो ये थे आज के हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी यूपी परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न, जैसे यूपी पी है और समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट, मतलब यूपी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी मेरे दोस्त हैं वो कृपया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और हमको भी अच्छा लगे क्लास बनाने में, हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो तब तक के लिए थैंक्स पढ़ने के लिए, और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। चुनाव के बाद आपकी एग्ज़ाम जो भी लगे हुए हैं वो फिलहाल सुचारू रूप से चलेंगे। पेपर लीक नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि अच्छे से निपट जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय।